नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में। दोस्तों स्टे ऑर्डर आपने बहुत बार सुना होगा, जिसे हम हिंदी में स्थगन आदेश भी कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है, स्टे ऑर्डर अगर यदि आपके ज़मीन पे हो गया है तो क्या करना चाहिए आगे, स्टे ऑर्डर किन कानूनों के तहत लिया जाता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे वीडियो आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टे ऑर्डर एक सामान्य रूप से बोले जाने वाला शब्द है। कानूनी रूप से इसे हम दो नामों से भी जानते हैं। पहला नाम है अस्थायी निषेधाज्ञा और दूसरा स्थगन आदेश है। और स्टे ऑर्डर के नाम से तो हम तो जानते ही हैं। यह न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐसा आदेश होता है जो कि किसी निर्माण कार्य को, किसी भी कार्य को त्वरित रूप से रोक देता है, यानी कि तुरंत रोक देता है। और ऐसा आदेश अनिश्चित समय के लिए होता है। परंतु यदि न्यायाधीश आदेश देते समय अनिश्चित समय का उल्लेखन नहीं किया है तो यह आदेश केवल 6 महीने के लिए वैध माना जाएगा, यानी कि इसे 6 महीने के लिए ही मान्य होगा। ठीक है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दो पक्षकार आपस में झगड़ने लगते हैं या फिर मार झगड़ा करने लगते हैं, तो उसे न्यायालय देखता है कि यह मामला और ही गंभीर होता जा रहा है, तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करके उस पर स्थगन आदेश पारित कर देता है, यानी कि स्टे ऑर्डर पारित कर देता है, जिससे वहाँ पे जितने भी निर्माण कार्य या भी जो भी एक्टिविटी हो रही है वो तुरंत रोकी जा सके। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का खेत है, यानी कि कोई संपत्ति है, और कोई उस संपत्ति पर दूसरा व्यक्ति आके अपना नकली दस्तावेज, यानी कि कोई भी दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज दिखाकर बोलता है कि यह संपत्ति मेरी है, और उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो जो पीड़ित पक्षकार है वह न्यायालय में, यानी कि प्राथमिक उपचार करता है, या पुलिस बुलाता है, या अपने नज़दीकी कोई तहसील में जाके वाद दायर करता है। लेकिन देखा जाता है कि अगर उसमें कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकल पा रहा है, और जो विपक्षी है उस पर कब्जा करने पे उतालू है, यानी कि ऐसा लगता है कि जो विपक्षी व्यक्ति है वह संपत्ति पे अपना कब्जा कर लेगा, तो जो पीड़ित पक्षकार है वह उच्च स्तरीय न्यायालय में जाकर, जैसे कि जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जाकर अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है, और न्यायालय से यह आवेदन कर सकता है कि उसके इस मामले पर स्थगन आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर पारित किया जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि स्टे ऑर्डर किन कानूनों के तहत लिया जाता है। इस प्रकार के स्टे ऑर्डर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 और नियम 1 और 2 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इस आदेश 39 के अंतर्गत इस बात का उल्लेखन किया गया है कि यदि कोई पहले से चल रहा मुकदमा या फिर नए लाए गए मुकदमे में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें व्यक्ति के पास कब्जा तो है, लेकिन व्यक्ति की कब्जा छीना जा रहा है या अवैध कब्जा किया जा रहा है उसके जमीन पर, या उसके जमीन पर घुसपैठिया मतलब कि घुसपैठी की जा रही है, तब वह व्यक्ति अपने जिला न्यायालय यानी कि उच्च स्तरीय न्यायालय में जाकर अपना वाद दायर कर सकता है और स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। न्यायालय इस एप्लीकेशन को प्राप्त करते ही मामले को गंभीर से देखती है और शीघ्र से शीघ्र सुनवाई करने की कोशिश करती है। यदि कोई मामला अत्यंत गंभीर है तो उस मामले को 102 दिन के भीतर सुनवाई करना होता है, और यदि मामला अत्यंत गंभीर नहीं है तो उसे 15 से 20 दिनों के अंतर्गत उसे निपटाना होता है। और दोनों ही पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है, और दोनों पक्षकार अपने अपने जो तथ्य हैं यानी कि जो सबूत हैं वो न्यायालय के सामने रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय पीड़ित पक्षकार का ही सुनती है और जो दूसरा पक्षकार है उसे एक्स पार्टी बना देती है और आदेश पारित कर देती है, यानी कि स्टे ऑर्डर पारित कर देती है। दोनों पक्षकारों की बातें सुनता है और उसके बाद जो भी उसके संबंधित सबूत हैं उसको देखता है, तब जाके न्यायालय अपना आदेश पारित करता है। आवश्यक यह नहीं है कि हर बार ही न्यायालय स्टे ऑर्डर को पारित कर दे। जब देखता है कि वाद में स्टे ऑर्डर की जरूरत है, यानी कि यदि कोई मामला व्यक्ति लेके जाता है और न्यायालय उसमें देखता है कि स्टे ऑर्डर की जरूरत है, तभी स्टे ऑर्डर को पारित करता है न्यायालय, नहीं तो स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। न्यायालय के सामने कई मामले भी आए हैं जो कि स्टे ऑर्डर से संबंधित थे, और इसमें न्यायालय विस्तार पूर्वक स्टे ऑर्डर को समझाया है। जैसे मिजोरम राज्य व अन्य बनाम मेसर्स पूजा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के मामले में स्टे ऑर्डर से संबंधित कानून को और अधिक विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा गया कि किसी भी कोर्ट को स्टे देते समय 3 पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे सुविधा संतुलन,
अपूरणीय क्षति या चोट। थर्ड है प्रथम दृष्टया मामला। स्टे ऑर्डर के लिए आपको सबूत प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय के समक्ष यह साबित करना होता है कि मेरे जमीन पे यानी कि उस मकान संपत्ति पर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है जो कि अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, और जिस व्यक्ति ने स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन किया है उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह जो संपत्ति है उस पे उसका पहले से ही कब्जा है और उसका कब्जा वैध रूप से है। यानी कि उसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा सबूत प्रस्तुत करना होगा कि उसमें यह दिखाना होगा कि उस पे मेरा कब्जा था पहले से ही, कोई दूसरा व्यक्ति आके उस पे कब्जा कर रहा है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक सवाल जरूर उठ के आ रहा होगा आपके मन में कि संपत्ति पर कब्जा तो किसी का भी हो सकता है, संपत्ति के मालिक का भी कब्जा हो सकता है, किराएदार का भी हो सकता है, जो संपत्ति का देख रेख कर रहा है उसका भी हो सकता है। लेकिन जब आप स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन करेंगे तो यह आपको जरूर साबित करना होगा कि आपकी संपत्ति कितने दिन से कब्जे पे है और किस कारण से है। ये सभी आपको बातें वहां पे बतानी होगी, तभी आप संपत्ति पे स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। यदि दोनों बातें न्यायालय के समक्ष साबित हो जाती हैं तो तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इस विवाद से संबंधित कोई दूसरे न्यायालय में मुकदमा चल रहा था या फिर यह नया मुकदमा लाया गया है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखकर ही स्टे ऑर्डर को पारित किया जाता है। इसे हम एक आसान और सरल उदाहरण के माध्यम से स्टे ऑर्डर को समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है और इसकी देखभाल करने के लिए एक यहाँ पे पुजारी रहता है। वो मंदिर का देखभाल करता है जो कि 75 वर्ष से इस मंदिर की देखभाल कर रहा है। अब पुजारी का दावा यह था कि जो मंदिर है और मंदिर के जो आसपास जो जमीनें हैं वो उसकी हैं और उसको उसके पूर्वजों द्वारा मिली है। अब ये कहता था कि जो मेरे पूर्वज थे उनको यह जमीन किसी शासक यानी कि किसी राजा के द्वारा उपहार में मिली थी, और उसके बाद मेरे जो पूर्वज थे इस मंदिर की देखभाल कर रहे थे। अब उसके बाद उनके जाने के बाद मैं कर रहा हूँ, इसलिए यह जमीन और यह मंदिर मेरी हुई है। फिर आगे क्या होता है कि जो यहाँ की सरकार रहती है किसी कानून के माध्यम से कहती है कि जो मंदिर है वो मंदिर सरकारी है, इस पे सरकार का कब्जा होना चाहिए, और क्या करती है सरकार उस मंदिर पे अपना कब्जा कर लेती है। फिर उसके बाद सरकार कहती है कि जो मंदिर है ये सरकारी है तो इसके साथ साथ जो इसके ज़मीनें हैं वो भी सरकारी होनी चाहिए, और सरकार अपने अधिकारियों को भेजती है कि जो सरकारी ज़मीन मतलब कि ये जो मंदिर की ज़मीनें हैं इस पे कब्जा कर लिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो ये पंडित है उसका सबसे पहले वो क्या करेगा कि अपना जो वाद है यानी कि जो इसकी विवादें हैं, ज़मीन की विवादें हैं, उसे लेके जाएगा अपने नज़दीकी न्यायालय में, ठीक है, और वहाँ पे मुकदमा करेगा। और मुकदमा करने के बाद न्यायालय से यह आवेदन करेगा कि उस संपत्ति पर यानी कि मंदिर की जो संपत्ति है उस पे सरकार द्वारा कोई कब्जा न किया जाए, इसीलिए उस पे स्टे के लिए आवेदन करेगा, जिससे उस पे कोई किसी प्रकार से सरकार की कोई कब्जा ना हो पाए। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्टे कैसे लिया जाता है। आपको इसमें यह बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि जब तक आप किसी उस संपत्ति भी यानी कि वह विवाद जो है न्यायालय में उसके खिलाफ कोई मुकदमा पहले से मतलब कि नहीं करे रहेंगे, तब तक आपको कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। डायरेक्ट स्टे ऑर्डर के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता, एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। जब तक उस पर मुकदमा नहीं चलता रहेगा तब तक उस पर स्टे नहीं लिया जा सकता। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको उस ज़मीन पे मुकदमा यानी कि मुकदमा करना है, FIR करना होगा, तो उसके बाद आपको उस ज़मीन पे स्टे मिल जाएगा न्यायालय द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं स्टे ऑर्डर के पालन के बारे में। यानी कि अगर आपके संपत्ति पे स्टे ऑर्डर हो गया है या फिर आप किसी संपत्ति पे स्टे ऑर्डर कर दिए हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। न्यायालय जब भी किसी मामले में किसी भी विवाद में स्टे ऑर्डर देता है तो दोनों पक्षकार या बाध्यकारी हो जाते हैं यानी कि बाधित हो जाते हैं उस स्टे ऑर्डर को मानने के लिए। उन स्टे ऑर्डर को पालन करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। यदि वो स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करते उसके लिए उनको बाहरी सजा मिलती है। स्टे ऑर्डर का मतलब है कि यदि कोई संपत्ति पे स्टे ऑर्डर हो गया है तो उस पे कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के उस पे कोई निर्माण कार्य नहीं होनी चाहिए। जैसी संपत्ति पहले थी अगर उस पे स्टे ऑर्डर हो गया तो उसी प्रकार बाद में भी होनी चाहिए, उस पे किसी प्रकार की कोई घुसपैठी नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई इस आदेश का पालन नहीं कर रहा है, उस पर घुसपैठी कर रहा है, उस पे यानी कि उस संपत्ति पे कब्जा कर रहा है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता के
आदेश 29 नियम 1 के अंतर्गत न्यायालय का इस आदेश के पालन न करने के विरुद्ध उनको कुर्क भी किया जा सकता है। कुर्क का मतलब यह होता है कि जो पक्षकार स्टे ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उस संपत्ति को बेचकर जो नुकसानी होगा यानी कि जो स्टे ऑर्डर लाया रहेगा कोर्ट के द्वारा उसको उसके नुकसानी के रूप में दे दिया जाएगा। और जो पक्षकार स्टे ऑर्डर का पालन नहीं करेगा उसे सिविल प्रक्रिया के सहित उसे 3 महीने के लिए सिविल कारावास के रूप में बंधित बना लिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे हमारे और भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।